वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 13 मार्च। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है निरुपमा राव, आपको पता है कि फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। तो उनके द्वारा ना एक आर्टिकल ये बताया जा रहा है, जैसे आपको पता है कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा था पिछले 3 साल से, इसके बीच में अमेरिका जो है एज ए मीडिएटर के फॉर्म में काम भी कर रहा है, ठीक है, और नहीं भी कर रहा है, ऐसे कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे फिर भी अभी पंगा तो जो इशू है वो तो रिजॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना निरुपमा राव जी ये कह रही हैं कि अब ना इंडिया को स्टैंड करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पहले 1953 के आसपास देखोगे जब कोरिया में ऐसे ही वॉर हुआ था ना, तो यहाँ से इंडिया की तरफ से पीस क्लॉज के लिए ना कम से कम 5000 ट्रुप्स जो हैं, सोल्जर्स ट्रुप्स जो हैं, नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ट्रुप भेजा कोरिया, है ना। तो क्यों? क्योंकि पीस क्लॉज को बनाने के लिए। और आपको पता है इंडिया जब से आज़ाद हुआ है ना, फ्रीडम के बाद से हमेशा इसने पीस को ही अपनी प्रायोरिटाइज बनाई है। इसकी खुद की फॉरेन पॉलिसी में भी है कि हम किसी पे भी अटैक नहीं करेंगे, चाहे न्यूक्लियर हो या किसी भी बॉम्ब ब्लास्ट का हो, कोई भी अटैक हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने हम पर अटैक किया तो हम रिट्रीव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ साफ साफ दिख रही है। तो यहाँ पे राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि जो नेहरू जी की जो लेगेसी थी उसे अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यूक्रेन में लेगेसी उनकी 1953 में दिखी, पीस क्लॉज कितना इंपॉर्टेंट है और इंडिया कितना ज़्यादा पीस पे फोकस करता है। अब 2025 का टाइम आ गया जिसमें यूक्रेन और रशिया के इशू में हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस डिप्लोमेसी को, ये एक डिप्लोमेसी है ना, इंटरनेशनल लेवल पे तो पूरी डिप्लोमेसी है। तो इसी को गागा डिप्लोमेसी बोलते हैं। लेडी गागा आपने सुना होगा, जो सेल्फ एश्योर्ड और अनअपोलोजेटिक है, जो बिल्कुल ही बेडर बेबाक वाले पर्सनालिटी। तो वैसे ही यहाँ पे इंडिया को बोला गया है कि आप विश्व गुरु जो है आप कहते हो, आप बन के दिखाओ, पीस के फॉर्म में आप ये प्रूव करो 2026 में कि इंडिया जो है विश्व गुरु है, जो एक मीडिएटर का काम करता है, एक बड़े से बड़े वॉर में भी वॉर को एक पीस में कन्वर्ट करने का एक दर्जा जो है इसे लेना चाहिए, ऐसे यहाँ पे राइटर का कहना है, ठीक है। और आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के द्वारा भी हर साल जो है बहुत सारे सोल्जर्स भेजे जाते हैं। और अभी तक अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक डेटा बताया हुआ है कि इंडिया जब से आज़ाद हुआ है ना, तब से आज तक इंडिया ने नियरली 2 लाख के अंडर में है, 2 लाख ट्रुप्स जो हैं, सोल्जर्स जो हैं, यूएन मिशंस के अंडर में पीस क्लॉज के लिए, है ना, सेफ्टी सिक्योरिटीज़ के लिए भेजे हैं। तो इंडिया छोटा मोटा नेशन नहीं है। पीस क्लॉज के लिए हमेशा से ही इसने सिर्फ और सिर्फ बातें ही नहीं, अपने आप को प्रूव भी किया है। लेकिन आज जो है जब ये इशू इतना लंबे लेवल पर चल रहा है, तो हमें यहाँ पर अपने जो जैसे गोरखाज, राजपूत रेजिमेंट्स हैं, इन सब को लेते हुए यहाँ पर हमें जो है काम करने की ज़रूरत है। तो ये पीएम मोदी को ये कह रही हैं, ठीक है, कि नेहरू ने अपने टाइम पे किया था, इसको वापस लाने की ज़रूरत जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर की है, ठीक। और यहाँ पे आपको पता है जो सबसे मेजर कंट्री है वो यूएसए, और यूएसए के साथ अभी पिछले 10 साल में देखिए, इस पार्टी का एक बात तो है कि ना, इंडिया की पार्टी भले रीजनल लेवल पे बहुत पॉलिटिक्स चलता है इनका, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ना इन्होंने पावरफुल कंट्रीज़, स्पेशली आप ये कह सकते हो कि एनडीए की थोड़ी जो सोच है ना, वो कैपिटलिस्ट टूवर्ड होती है ना। यूपीए गवर्नमेंट की जो थॉट है वो थोड़ी सोशलिस्ट होती है। सो जैसे जब यूपीए गवर्नमेंट सेंटर में आती है ना, यानी जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस, और उसके साथ जो अलाइंस है वो रशिया टूवर्ड ज़्यादा टिल्टेड होती है, रशिया, है ना, जापान की तरफ। और एनडीए वाली जो है ना, ये हमेशा कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इनकी तरफ ज़्यादा टिल्टेड होती है। थॉट का भी फ़र्क पड़ता ही है ना, यही राइटीज़ और लेफ्टीज़ का गेम आ जाता है। तो यहाँ पे ना अभी पिछले 10 साल से आपने देखा होगा कि नो डाउट ये तारीफ़ काबिल है कि एनडीए के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड हैं, इन्होंने यूएसए के साथ स्पेशली, अब ट्रम्प जैसे एक सनकी कह सकते हो आप, एक पागल, जिस आदमी का कोई भरोसा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टेप उठा ले, किसी भी कंट्री को कोई अंदाज़ा नहीं है। तो उनके साथ एक दोस्ती बनाए रखना इंडिया के लिए हमेशा एक सेफ साइड ही रहेगा। तो यहाँ पे राइटर एक मजाकते के फॉर्म में कह रहे हैं कि वो ट्रम्प से बात करें और बोलें कि ट्रम्प आप जो हैं डील मेकर हैं, लेकिन यहाँ पर पीस के लिए मुझे काम करने दीजिए, और आप ट्वीट करिए मेरे बारे में कि अब नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आ गए हैं, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रेस करने के लिए बोल रहे हैं कि दैट मीन्स इंडिया को अपनी दोस्ती का यूज़ करना चाहिए, मतलब
ऑब्वियसली क्योंकि कोई परमानेंट जो है एनिमी नहीं है, परमानेंट यहाँ कोई फ्रेंडशिप भी नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशन में। और यहाँ पे ट्रम्प के लिए यहाँ पे इंडिया के द्वारा LNG लिक्विड नेचुरल गैस जो है इंपोर्ट किया जाएगा 10 बिलियन अब आने वाले टाइम पे। तो इंडिया इज़ अ हार्टलैंड, क्योंकि ट्रम्प जी जो है कैपिटलिस्ट हैं भैया, जिस देश से उन्हें फ़ायदा हो रहा है, कैपिटल मिल रही है, उनके साथ अच्छी दोस्ती रहेगी, ठीक है, वो उनकी फिलॉसफी है। तो यहाँ पे राइटर यही बात बता रही हैं बार बार। अब देखिए एक कोट है हमेशा से जो कोट किया जाता है कि अगर आप जो है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कोट कि ना हमेशा UN की जनरल असेंबली में बोला जाता है कि जब अगर हम पीस में स्वेट ज़्यादा करेंगे ना तो हमें वॉर में ब्लड कम बहाना पड़ेगा। यानी अगर आप पीस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे ना, अगर वॉर हो भी जाता है तो हम कम से कम वॉर होगा और कम से कम ही जो खून है वो बहेगा क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना एम्फेसाइज जो है फोकस पूरा पीस क्लॉज पे मेंटेन किया है। तो सेम इसी चीज़ को बार बार राइटर जो है फोकस कर रही हैं, है ना। और यहाँ पे कुछ और जैसे विश्व गुरु का आपको पता है अहिंसा की तरफ से, क्योंकि गांधी जी के टाइम पे भी अहिंसा से ही इस देश को फ्रीडम मिला एट दी एंड, फाइनली बहुत सारे रेवोल्यूशन होने के बाद एट दी एंड, है ना। तो यहाँ पे हमें वही जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करके चलना है। अब इंडिया का टाइम आ गया है अपने आप को यहाँ पे दिखाने का, क्योंकि सदर्न नेशंस में अगर आप चाइना जैसे नेशंस का भी देख लोगे तो वो सिर्फ देखते हैं, वो इन जैसे चीज़ों में नहीं पड़ता। चाइना कभी भी देख लेना, ये पीस में मीडिएटर का काम कभी चाइना नहीं करेगा, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया को अब गागा डिप्लोमेसी को जो है फॉलो करना चाहिए। और जैसे जैसे जिस देश से कंट्री के साथ दोस्ती है, फॉर एग्जांपल USA के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी अच्छा खासा ट्रेड की जो है बातचीत चल रही है, तो इसका यूज़ करते हुए यहाँ पे जो है अपने आप को एक विश्व गुरु में वो सच में दिखा सकता है, रियलिटी में, ठीक है, वो सिर्फ बातों तक ही ना हो। तो ये है, आप मीन्स में ही लिख सकते हो इसको ऐसा सजेशंस के फॉर्म में, ठीक। इसके अलावा ये बनियाट, आपको पता है ये वाला जो इंडेक्स है अभी रिलीज़ हुआ था स्विस कंपनी के द्वारा, ठीक है। इसमें बताया गया PM 2.5 जो PM पार्टिकुलेट मैटर है, जो कि WHO के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 म्यूग्राम होना चाहिए, वो 128 के आसपास है। माइक्रोग्राम या म्यूग्राम बोलो या माइक्रोग्राम्स बोलो पर क्यूबिक में, ठीक है। 5 ही होना चाहिए, लेकिन 128 है बर्निहाट जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न में गुवाहाटी के आसपास और मेघालय के बॉर्डर पे पड़ता है। ये रहा आपका मैप, देख लीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये एरिया इसलिए भी है ना, देखिए ये एरिया ना पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की इंडस्ट्री है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीमेंट बनाने की है, फेरोलॉयज़ की है, स्टील की है, कोक फ्यूल बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्री है यहाँ पे। एरिया बफर जोन भी है गुवाहाटी और मेघालय के बीच में, तो इस वजह से भी ये एरिया बहुत ज़्यादा, और ऊपर से आसपास यहाँ पे रिवर भी एक है, उमत्रू रिवर करके, वाटर भी फ्लो होता है। तो यहाँ पे कोल्ड रिजर्व्स भी हैं मेघालय में, तो कोल्ड रिजर्व्स में वाटर भी चाहिए होता है उसको क्लीन करने के लिए, आगे प्रोसेस करने के लिए, तो उमत्रू रिवर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी ये लोकेशन बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल बेसिस पे इंपॉर्टेंट है गुवाहाटी में। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होता है, माल, जैसे अब कोल है, ठीक है, या सीमेंट है, तो यहाँ पे मालों को उठाना ले जाना बड़े बड़े ट्रक्स में, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आता है। और यहाँ पे जो व्हीकल का यूज़ होता है ना, व्हीकल एमिशन बहुत बड़ा रीज़न बताया गया है इस एरिया में। तो ये चीज़ है, ठीक। और इसके अलावा देखिए, नो डाउट इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि जैसे रेड अलर्ट में है, रेड कैटेगरीज़ में ऑलरेडी ये डिक्लेयर हो चुका है 2022 में भी मेघालय का, 2024 में भी एक रिपोर्ट निकली थी इसके लिए कि बहुत ज़्यादा सीवियर है यहाँ का एयर पोल्यूशन, ठीक। और यहाँ पे NIT यानी वहाँ के मेघालय के मिनिस्टर ने भी ये बात बोली कि काफ़ी बार जो है इसमें रिसर्च भी चल रही है इस चीज़ को और कम करने, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट जो है रोल रहा है इसका, ठीक। तो आप एक बार प्लीज़ एयर पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है प्रीलिम्स के हिसाब से, मतलब आप जितनी बार रिवाइज करो उतना कम है। बेसिक तो NCERT आपका जो क्लास 12th में जो NCERT में बायोलॉजी है उसका जो लास्ट चैप्टर है, उसमें लास्ट के 3 से 4 चैप्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें एक बार एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। बाकी शंकर IAS आपके पास, प्लस आपके पास PYQ है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस पोल्यूशन पे आते हैं। या तो वो एयर पोल्यूशन पे आएगा, पिछले साल WHO के
पैरामीटर पे आ गया था कि वो कितना पैरामीटर बताता है। उससे पहले कौन कौन से गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, किसका क्या सोर्स है। अगर मान लीजिए कोल भी है तो कोल से कौन कौन सा गैस निकलता है, या फिर ये बोल देगा CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इनके सोर्सेज क्या हैं उसके फॉर्म में ये पूछ लेगा। ठीक, तो आप प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्टारलिंक जो है एक सैटेलाइट है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। आप भारत जो एयरटेल है और रिलायंस ने दोनों ने मिलकर एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स के साथ डील कर लिया है कि अब ये स्टारलिंक से इंटरनेट को लेके आएंगे इंडिया में। ठीक है, अब देखिए ये काम कैसे करता है। देखिए अभी क्या है, आपके पास अगर वाईफाई है ना, वाईफाई है, अगर आप या फिर फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो तो आपका क्या होता है कि आपका जो वाईफाई होता है स्पेशली लोकल के किसी रिसीवर से कनेक्ट होता है, आपको केबल लगाना पड़ता है। फ़ोन में भी, लैंडलाइन फ़ोन में भी आपको केबल लगाना पड़ता है। सिम में तो आपका फ़ोन नॉर्मल एंड्रॉयड या स्मार्टफोन्स जो है उसमें तो सिम है, उसका भी कनेक्शन होता है, ऑल्दो ये भी सैटेलाइट है। लेकिन यहाँ पे फ़ोन के टावर्स लगते हैं इस वाले फ़ोन में भी, है ना, आपके लोकल में बहुत सारे एयरटेल के, जियो के, सबके। तो यहाँ पे केबल का बहुत बड़ा काम है ना। एक बेसिक जो कॉमन है वाईफाई में, लैंडलाइन में, आपके स्मार्टफोन्स में केबल है जो कनेक्शंस लेके आती है। लेकिन स्टारलिंक के तहत पता क्या होगा, स्टारलिंक में एक सैटेलाइट है। ठीक, यहाँ पे एक आपको मोड लगाना होगा। इस मोड, मान लीजिए ये मोड है और यहाँ पे आपके पास कोई व्हीकल है या आपकी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे आपको ये कनेक्शन चाहिए, तो ये सैटेलाइट से यहाँ इस नोड में आएगा और इस नोड से सीधा आपको जो वाईफाई कनेक्शन है या इंटरनेट कनेक्शन है वो मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अब आपको केबल की ज़रूरत नहीं है, कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको जो है इस नोड से, ये नोड को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, जहाँ से ये सैटेलाइट से रिसीव करेगा, रिसीव करके आपको सीधा दे देगा। ठीक है, तो ये ऑल्दो अभी तो थोड़ा लिमिट वे में है, ये ऑल्दो 2019 में शुरू हुआ था। 42,000 स्मॉल सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे जाएंगे, नियरली 447 किलोमीटर कवर करेगा ये पूरा। ठीक है, और अभी तो थोड़ा सा कॉस्टली है, इसका जो $120 मंथली पड़ेगा, है ना। इसकी इंटरनेट सर्विस स्टैंडर्ड फ्रॉम अगर होम के लिए लेना वाईफाई बड़ा वाला तो $349 लगेगा। धीरे धीरे अभी इसके यूज़र्स बढ़ेंगे तो शायद डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी तो प्राइस का देखते हैं किस तरीके से होता है बैलेंस। बाकी हाउ डज सैटेलाइट इंटरनेट वर्क, मैंने बताया था किस तरीके से काम करता है। आपको पर्टिकुलर कोई ग्राउंड स्टेशंस जो है एक नोड की तरह होगा जो कनेक्ट करना होगा, आपको केबल की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि डेटा लेना और डेटा देने का काम करेगा यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा सिग्निफिकेंस यही है कि ब्रॉडबैंड जैसे क्या होता है कि जैसे बहुत सारे रूरल एरिया में क्या होता है कि वायर का कनेक्शन नहीं जा पाता या टावर बिल्ड नहीं होता। जैसे आपने कई गांव में अगर आप कभी गए हो रिमोट एरिया में तो वहाँ पे फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आते हैं। कई बार बहुत इशू होता है कि इस रिमोट एरिया में, या अगर ट्रैकिंग पे गए हो या हिल स्टेशन पे गए हो तो बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है कि वहाँ सिग्नल्स नहीं आते हैं, है ना, जब तक आप वैली पे नीचे ग्राउंड पे नहीं आओगे। तो ऐसे में जगह में ये स्टारलिंक जो है बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको कोई केबल या कोई जो है ट्रांसफॉर्म या किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। और इंडिया तो आपको पता है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट है। 670 मिलियन, 140 करोड़ में से कम 60 से 65 लाख करोड़ के आसपास, 67 करोड़ के आसपास लोग तो इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ह्यूज मार्केट है इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे चागोस आइलैंड पे आपको पता है चागोस का क्या है, ये पूरी स्टोरी जो मैंने कल सुनाई थी आपको कि जो 1968 में आज़ाद कर दिया था ब्रिटेन से। लेकिन चागोस में से डियागो गार्सिया वाला जो एक एरिया है वो एयरबेस के फॉर्म में USA को दे दिया। फिर ये लड़ाई चली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया, UN के पास भी गया। फाइनली जो है इंडिया और मॉरिशस और USA के बीच में डील हुआ। जो मैंने पूरी कल स्टोरी सुनाई आपको वही है ये, बार बार सेम रिपीटेटिव है, डेटास के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैपिंग के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप जितना ज़्यादा कि यहाँ पे जैसे आपको पता है 10 डिग्री चैनल निकलता है, 8 डिग्री चैनल निकलता है, इसके अलावा नीचे यहाँ पे इक्वेटर हो जाएगा, तो कौन कौन सी चीज़ों को क्या क्या डिवाइड करता है, तो आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये चीज़ें थोड़ी फैक्चुअल होती हैं। आप चाहे मैं इसको अगर आपको अभी भी समझा दूँ तो याद नहीं रहता, मुझे खुद याद नहीं रहता, पता नहीं कितनी बार मैंने ये चीज़ रीडिंग करी है। लेकिन क्या होता है जब आप इसको एग्जाम से पहले पिक्टोरियल फॉर्म में एक बार देख लेते हो ना, कुछ चीज़ें फैक्ट होती हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। इसके सराउंडिंग में कौन कौन से कंट्रीज़ है, मेडागास्कर है, रीयूनियन है, मॉरिशस है, मालदीव्स है, सॉरी, इसके अलावा है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वहाँ पे। तो एक पिक्चर बन जाती है ना, तो ईजी रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट
इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है ना आशा वर्कर्स पे है। देखिए यहाँ पे ना कांग्रेस की एमपी केरला में ना इन्होंने प्रोटेस्ट किया आशा वर्कर्स की सैलरी को लेकर कि एक तो इनकी पेंडिंग्स हैं, सैलरी बहुत दिनों की आई नहीं है, ऊपर से सैलरी मिलती भी है ना तो अभी इनको 233 रुपये पर दिन के हिसाब से मिलती है। तो यहाँ पे एलिगेशन है एक तो कि सेंटर की तरफ से पैसा जो 100 करोड़ हेल्थ फंड में आना चाहिए था वो भी नहीं आया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आ तो गया लेकिन जो एमपीज़ ने रिसीव किया उसका मिसयूज़ किया गया है। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अब बात आ जाती है कि आशा है कौन। आशा वर्कर्स जो है ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 2005 में स्कीम था, उसके तहत ये कम्युनिटी हेल्थ फंक्शनरी का काम करेंगे, ठीक है, और किसके साथ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स के साथ मिलकर, ठीक है। और ये जो है मेनली काम करेंगे एनआरएचएम और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत सब्ज्यूम्ड है। 2013 से इन दोनों को मिशन को मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे स्पेशली वुमेन जो अब ये आशा वर्कर्स करेंगे क्या, जो हेल्थ सेक्टर्स में जैसे वुमेन है, ओल्ड एज है या फिर चाइल्ड है, अगर उन्हें कोई इशू है हेल्थ से रिलेटेड तो वो सीधा आशा वर्कर से जो है मिल सकते हैं, वो इनको अवेयर कर सकती हैं, उनके लिए जो भी सर्विसेज है वो हेल्थ के सर्विसेज में ही एक्सेस दिलवा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा जो काम है आशा वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। और इनके क्राइटेरिया जो अपॉइंटमेंट है वो मेनली 20 से 45 साल की उम्र के फीमेल को की जाती है, विलेज में होता है। इसमें मेनली विडो, डिवोर्सी वुमेन है ना, या फिर जिन्होंने 10th तक पास करा है क्लासेस, उनको लिया जाता है यहाँ पे। और ये पूरी कम्युनिटी के साथ उनका ओवरऑल जो गांव में होता है पूरे सरपंच के साथ मिलकर डिसाइड होता है कि किसे बनाया जाएगा आशा वर्कर्स। और 1000 पॉपुलेशन में एक आशा वर्कर होती हैं। और 2022 की डेटा के अकॉर्डिंग नियरली अभी है ना कम से कम रूरल एरिया में 9 लाख आशा वर्कर्स हैं और 79,900 अर्बन में आशा वर्कर्स हैं। और सबसे ज़्यादा स्टेट अगर आशा वर्कर्स की देखो तो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी है, ठीक। इसके अलावा अब देखिए अगर आशा वर्कर्स के अर्निंग की बात करें तो ऑल्दो आशा वर्कर्स ना, देखिए जब ये शुरुआत करी गई थी ना तो इसको वॉलंटरी के बेस पे रखा गया था। और आपको पता है वॉलंटरी में कोई भी काम जब वॉलंटरी करते हो ना तो आप मन चाहे आप ज्वाइन कर सकते हो, मन चाहे आप छोड़ सकते हो। तो इसमें कोई सैलरी, कोई फिक्स हेल्थ केयर, फिक्स आपका जो है पेंशन, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि आप वॉलंटरीली कर रहे हो, आपको सैलरी बेस पे नहीं करा गया। लेकिन टाइम बढ़ते बढ़ते ये चीज़ ना कई लोगों का फुल टाइम जॉब हो गया तो सैलरी भी देनी पड़ी। फिर ओवरऑल आशा को सेंटर और स्टेट के द्वारा 3000 दिया जाता है पार्टनरशिप में, थोड़ा पैसा सेंटर देती है, थोड़ा पैसा स्टेट देती है। अब यहाँ पे डिमांड करी जा रही है कि इनके हेल्थ इंश्योरेंस और इनके बारे में भी चीज़ें फोकस किया जाए। लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये भी है कि क्या होता है कि कई स्टेट्स में जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसके तहत भी केरला में तो इन आशा वर्कर्स को सैलरी मिलती है, जैसे 500 रुपये पर पर्सन को मिलता है। और जो है यहाँ पे आशा वर्कर्स को ऑनरम के बेसिस पे मंथली 7,000 रुपये भी मिलते हैं। तो ऐसा कहना है कि कई लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अलग अलग स्कीम्स जहाँ आशा वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कुछ टास्क रनिंग, क्लीनिंग, मेंटेनिंग करने पर उन्हें 700 रुपये दिया जाता है। तो इससे भी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग मिल जाती है। लेकिन यही है कि कुछ स्टेट्स में इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी, जैसे सिक्किम में देखोगे तो आशा वर्कर्स को 10,000 रुपये पर मंथ मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी 10,000 है। इसके अलावा अब कर्नाटक में भी 10,000 कर दिया गया है, 5,000 अब 10,000 कर दिया गया अप्रैल से। और अब जो है इसको और बढ़ा के फिक्स करने की बात चल रही है नियरली 15,000 तक, ठीक है। तो ये मेंस रिलेटेड टॉपिक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था आज का। थैंक यू।